नमस्कार, मैं अमित रामटेके। आने वाले कुछ ही दिनों में चुनाव आयोग लोकसभा 2024 के लिए तारीखों का ऐलान कभी भी कर सकता है। और ऐसे परिवेश में अगर हम हाल फिलहाल देखते हैं कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो हाल फिलहाल में एक ऐसा परसेप्शन बनाना चाहती है जिस परसेप्शन का एक सामाजिक दबाव जो है वो दलित और मुस्लिम वर्ग के लोगों के ऊपर, दलित और मुस्लिम वोटर के ऊपर वो बनाना चाहती है कि भाजपा को हराने की जिम्मेदारी जो है वो दलित और मुस्लिमों की है। तो इसमें एक सवाल है कि अगर दलित और मुस्लिमों की ही भाजपा की जिम्मेदारी है तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर सही तरीके से वोटर के पास में जाकर मतदाता को जागरूक कर कर अगर आप ये इलेक्शन लड़ते तो दलित और मुस्लिमों के ऊपर आपको दबाव बनाने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको विपक्ष की कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल की पार्टी के को ही वोट करना है। अगर इसके अलावा अगर आप दलित और मुस्लिम समुदाय के किसी अपने नेता, अपने संगठन, अपने पार्टी को अगर वोट करते हैं तो भाजपा आ जाएगी। ये भाजपा आने का जो डर है ये दलित और मुस्लिमों के बीच में बिठाने के लिए विपक्षियों ने कुछ बहुजन समाज के पत्रकार और बहुजन चिंतक के नाम से जो बाबा साहेब बात तो करते हैं, बाबा साहब कांशीराम साहब, फुले शाह अम्बेडकरी आंदोलन की, लेकिन वो एक तरह से फुले शाह अम्बेडकर के नाम पर विपक्ष की पार्टियां कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना हो या समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी हो, अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो, इनके पक्ष में माहौल बनाना चाहता है। क्योंकि ये पार्टियां जानती है कि उनका जो वोटर है वो वोटर जो है वो पूरी तरह से बीजेपी में शिफ्ट हो चुका है और उनका जो बेस वोटर बीजेपी में शिफ्ट हो चुका है। तो इसके वजह से इन पार्टियों के पास में अपना वोटर बचा नहीं है और अपना वोटर बचा नहीं है तो अपनी पार्टी जिंदा रखने के लिए, अपनी राजनीति जिंदा रखने के लिए ये जो है दलित और मुस्लिम के ऊपर जो है दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखा जाए तो किसी भी नागरिक को, किसी भी वोटर को किसी एक पार्टी या एक उम्मीदवार को सिर्फ हराने के लिए वोटिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने मुद्दे को ध्यान में नहीं रखते कि आपका मुद्दा क्या है, ये अगर आपको ध्यान में नहीं रखते और सिर्फ यह पार्टी विशेष को हराने के लिए वोटिंग करेंगे तो आपको हमेशा ही कोई अन्य पार्टियां जो है आपको एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करके कि अमुक को वोट देंगे तो अमुक आ जाएगा, ये बात कह के कि गुमराह करके आपको कभी भी वो अपना प्रतिनिधित्व करने नहीं देंगे। तो आपको अपने प्रतिनिधित्व के ऊपर जो है वो प्रश्न उठाना चाहिए कि हम आपको वोट देंगे तो क्यों देंगे। हमारे जो सवाल है, हमारे जो मुद्दे हैं, उस मुद्दों के ऊपर आप क्या बात रख रहे हैं, हमारा प्रतिनिधित्व आपके पार्टी में कितना रहेगा, हमें आप लोकसभा में अपने सांसद भेजने का कितना मौका दे रहे हैं, हमारा प्रतिनिधित्व कितना दे रहे हैं, ये सवाल हमें विपक्ष पार्टियों से पूछना चाहिए। लगातार असुद्दीन ओवैसी, बहन मायावती और प्रकाश आंबेडकर के ऊपर जो है ये विपक्षी पार्टियां दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर महाराष्ट्र में देखा जाए तो प्रकाश आंबेडकर जी ने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के पास में एक फार्मूला रखा था कि आप जो है कम से कम 15 ऐसे उम्मीदवारों को निश्चित कीजिए महाराष्ट्र में जो ओबीसी वर्ग से हो। आपको ओबीसी वर्ग को भी अगर नुमाइंदगी नहीं देनी है, प्रतिनिधित्व नहीं देना है, तो आप महाराष्ट्र का इलेक्शन कैसे जीतने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद में उन्होंने एक और बात रखी थी कि कम से कम 3 अल्पसंख्यक समाज से आने वाले उम्मीदवार होने चाहिए। तो अगर आप ओबीसी को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते, आप मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते और दलित और आदिवासी को आप इसलिए प्रतिनिधित्व देते हो कि उनके लिए रिजर्व सीट रखी हुई है। अगर रिजर्व सीट नहीं होती तो आप उन जगहों पर भी दलित और आदिवासियों को कभी प्रतिनिधित्व नहीं देते। तो दलित, आदिवासी और जो पिछड़े समाज के लोग हैं और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्हें ये खासकर ध्यान में रखना चाहिए वोट करते समय कि हमारे मुद्दे कौन उठा रहा है, हमारा प्रतिनिधित्व कौन सी पार्टी दे रही है
और हमारे मुद्दे उठाने वाले हमें प्रतिनिधित्व देने वाली जो भी पार्टी है, उस पार्टी के पक्ष में उन्हें वोट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप वोट करते हैं और आपने जिस पार्टी को वोट दिया भी है, अगर वो उम्मीदवार नहीं भी जीत के आता है, तो भी आपने जिन मुद्दों के आधार पर जिन विचार के आधार पर आपने वोट किया है, वो मुद्दे जिंदा रहेंगे। क्योंकि आपका जो वोट ऑफ परसेंट है, आपकी जो संख्या है, उन मुद्दों को मानने वाले लोगों की समूह की जो संख्या है, वो इस बात का प्रतीत होंगी कि ये समूह के ये मुद्दे हैं, ये प्रश्न है और इनको हल करना जरूरी है। क्योंकि इतने लोग इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, इस मुद्दे पर वोटिंग कर रहे हैं, तो ये मुद्दे समाज के लिए, समूह के लिए जरूरी है और प्रतिनिधित्व देना इतना जरूरी है। खासकर भारतीय जनता पार्टी ने जब से मुस्लिमों को एक तरह से अपने पार्टी में प्रतिनिधित्व देना बंद कर दिया है, और इसी चाल चलन पर चलते हुए समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रवादी हो या ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो, मुस्लिमों को अपने पार्टी से प्रतिनिधित्व देने के लिए मुकर रहे हैं। और वो एक तरह से अगर देखा जाए तो उनको प्रतिनिधित्व ही नहीं देना चाहते, उनको मेन स्ट्रीम राजनीति में आने ही नहीं देना चाहते हैं। इसलिए ओबीसी के ऊपर जो बार बार जो है वो भाजपा को जीते आने का एक तरह से ठिकरा फोड़ने का काम करते हैं। तो दलित और मुस्लिम जो समूह है वो आखिरकार भाजपा को हराने का ठेका क्यों ले? ऐसी क्या बात है? अगर मुद्दों के आधार पर जीती हुई सरकार जो भी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे या कांग्रेस या अन्य दलों की सरकार रहे, अगर उनके मुद्दे के ऊपर कोई नीति बनती है तो उसका समर्थन करेंगे, और उनके मुद्दों के खिलाफ कोई नीति बनती है तो उनका विरोध करेंगे। यही बात में ध्यान में रखते हुए हमें अपने समाज में वोट के लिए जागरूकता लाना चाहिए। खास करके दलित और मुस्लिम समुदाय के जो वोटर हैं, उन्हें सजग रहना चाहिए और देखना चाहिए कि हमें प्रतिनिधित्व कौन दे रहा है, हमारे मुद्दों के आधार पर हमारी बात कौन कर रहा है। इसे देखते हुए आने वाले 2024 के इलेक्शन में अपना वोट देना चाहिए। इतना ही। आपको क्या लगता है कि दलित और मुस्लिमों ने किस तरह से अपना वोट ट्रांसफ़र करना चाहिए, किस पार्टी को वोट देना चाहिए? आप भी अपने कमेंट अब लिख सकते हैं। हो सके तो मैं आने वाले वीडियो में उन कमेंट के ऊपर भी बात करने की कोशिश करूँगा। जय भीम, जय भारत।